तारा का तात्पर्य विशेषता। यहाँ पे तारा है गति के अवस्था में। गति के प्रकार कितने होते हैं तारों के? तो घूर्णन या परिभ्रमण। जब अपने अक्ष पर तारा गति करता है तो घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। जब तारे आकाशगंगा के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तो आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तारे, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। तारों के घूर्णन के कारण जिस प्रकार एक लट्टू अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, ठीक उसी प्रकार तारे भी अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए आकाशगंगा में अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए घूर्णन करते हैं। यदि तारे घूर्णन गति करना बंद कर देते हैं तो ये अपनी अवस्था को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तथा किसी अन्य तारे या अन्य आकाशीय पिंड से टकराने के बाद नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए तारे घूर्णन करते हैं। तारे के परिक्रमण के कारण कोई भी तारा आकाशगंगा के केंद्र जो कि ब्लैक होल होता है के चारों तरफ गति करता है। इस परिक्रमण गति के परिणाम स्वरूप अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है। यह बल तारों पर ब्लैक होल के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर देता है, क्योंकि इस अपकेंद्री बल के दिशा विपरीत होती है। यदि तारे परिक्रमण गति करना बंद कर दे तो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव स्वरूप ये ब्लैक होल में प्रवेश कर नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तारे परिक्रमण करते हैं ब्लैक होल के। तारों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिग बैंग महाविस्फोट की घटना हुई थी। ये लेमन थियरी के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ब्रह्मांड पहले एकल बिंदु था, उसी में विस्फोट होने के कारण बिग बैंग या महाविस्फोट होने के कारण गैस, धूल, कण, धुआं, राख के बादल का निर्माण हुआ। वो बादल प्रारंभिक नीहारिका बना जिसमें गुरुत्व ऊर्जा अनियमित आकार का था। उसके कारण संकुचन की क्रिया हुई और मतलब से संकुचित होते गया, छोटा होता गया। नीहारिका का संकुचन नीहारिका के अंदर गैस कणों की टक्कर, धूल कणों में घर्षण होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई, हीट उत्पन्न हुई। हीट से प्रकाश उत्पत्तित हुई, तो उसी से प्रोटोस्टार आद्य तारे का जन्म हुआ, मतलब प्राचीनतम तारा बना। इसमें लगातार संकोचन के कारण नीहारिका गोले में परिवर्तित हो गया, क्योंकि हमारे कम एरिया में ऊष्मा निकलेगा तो हम लोग ज़्यादा दिन तक जीवित रहेंगे। जैसे कि एक कुत्ता अपने ऊष्मा को बचाने के लिए ठंड के दिन में कुकुर कर होता है, ठीक उसी प्रकार। और ज़्यादा सरफेस में, जैसे कि चाय भी छोटे कप में चाय पियेंगे तो गर्म रहेगा और बड़े कप में मतलब बड़े प्लेट में पियेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसी कारण अपने जीवन को बचाने के लिए आधे तारे लगातार संकुचन के कारण नीहारिका में गोले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और गोले में गैस के कणों के बीच टक्कर की दर बढ़ जाती है, जिससे ऊष्मा हीट का उत्पत्ति होता है और भी बढ़ता है। लगातार तापमान में वृद्धि होता है और जब 10 बिलियन फ़ारेनहाइट तापमान होता है तो नाभिकीय संलयन होता है, अर्थात हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में चेंज होता है तो विशाल ऊष्मा का जन्म होता है। उसी से हमारे तारे का जन्म होता है। नोट करने वाली बातें, तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना है। इसी कारणवश हाइड्रोजन को तारों का फ्यूल या ईंधन भी कहा जाता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में दो नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है।
और जिसके निम्नलिखित कारण हैं, जैसे नाभिकीय प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रारंभिक नाभिक का द्रव्यमान उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से अधिक नाभिकीय प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रारंभिक नाभिक संयुक्त द्रव्यमान उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है, अर्थात द्रव्यमान में क्षति संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा के उत्पन्न होने के कारण है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में नाभिकों के आपस में जुड़ने के लिए विशाल मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नाभिक धन आवेशित होते हैं तथा समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस निहारिका दोनों धन आवेशित है तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रतिकर्षण बल को समाप्त करने के लिए नाभिक को आपस में जोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे पहले नाभिक का द्रव्यमान 5 है और दूसरे नाभिक का द्रव्यमान 6 है, मगर इन दोनों को जोड़ने पर हमारे तीसरे नाभिक का द्रव्यमान में क्षति हो जाता है और तो विशाल ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे कि दोनों पहले नाभिक और दूसरे नाभिक को जोड़ने पर जो तीसरा नाभिक हमारा उत्पन्न हुआ उसके द्रव्यमान में क्षति हुई। ऐसे तो 2-3 जोड़ने पर 5 होगा, मगर इसमें 2-3 जोड़ने पे 1 हो गया, क्षति हो गया। वैसे ही हाइड्रोजन से संलयन हुआ तो हीलियम बना। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार नेबुला निहारिका से प्रोटोस्टार बना। यहाँ पे जो स्टोरी हुआ उसी का प्रोटोस्टार बना, मतलब प्राचीनतम तारा बना। इसमें पहला क्रिया जब सूर्य के द्रव्यमान से के बराबर या सूर्य के द्रव्यमान से छोटे होते हैं तो वो सामान्य तारे बने। सामान्य तारा का जब ईंधन समाप्त होने लगा तो लाल दानव बना। और जब सामान्य तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से छोटा या बराबर हुआ तो लाल दानव बना। और श्वेत वामन बना। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। यह अंतिम रूप से चमका और जब यह चमकना छोड़ दिया तो काला वामन बना। और इसी अवस्था में काला वामन में छोटे तारों का अंत हो गया। विशाल तारे जाइंट स्टार प्रोटोस्टार से दूसरी अवस्था जाइंट स्टार बने, मतलब बहुत बड़े तारे बने। इस बड़े तारे में सुपर और रेड जाइंट विशाल लाल दानव बना, मतलब कि सूर्य के द्रव्यमान से भी बड़ा तारा यहाँ पे बना। तो यहाँ पे रेड जाइंट बनता, सुपर रेड जाइंट बना। इसमें विशाल फैलते गए सूर्य के द्रव्यमान से, मतलब ज़्यादा थे तो यह रेड जाइंट बने, सुपर रेड जाइंट। तो इसमें विस्फोट हो गया। इसमें जब कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगे तो यह विस्फोट हुआ। तो विस्फोट के कारण भारी पदार्थ निकले और हल्के पदार्थ। तो भारी पदार्थ केंद्र पर न्यूट्रॉन था और न्यूट्रॉन तारा था। यहाँ पे सेकेंडरी निहारिका बना तो विशाल तारे का जन्म हुआ। और फिर यहाँ पे हल्का पदार्थ बड़ा पदार्थ गुरुत्व के कारण छोटे पदार्थ को आकर्षित करता है तो घनत्व गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है एवं यह प्रकाश को पकड़े रहता है तो ब्लैक होल बनता है। यदि तारे विशाल तारे के उदाहरण हैं, चंद्रशेखर सीमा तारे का आकार 1.44 सूर्य के आकार द्रव्यमान होता है। चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल के संबंध में चंद्रशेखर सीमा प्रतिपादन किया गया। चंद्रशेखर के अनुसार यदि किसी तारे का आकार सूर्य के आकार के 1.44 गुना से
अधिक होता है तो वह तारा सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होता है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होता है और फिर